नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमारी श्रृंखला चल रही है NCERT से संबंधित, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से उसको सीख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आपकी भूगोल की जो तैयारी है वो चल रही होगी और आप निरंतर रूप से मेहनत कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो हमारा जो अध्याय चल रहा है, दूसरा जो अध्याय है मानव बस्तियों वाला, उसके अंदर हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं नगरों का जो वर्गीकरण है वो भी किसके आधार पर, कार्यों के आधार पर। प्रकार्यात्मक जो वर्गीकरण है नगरों का आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत प्रकार के जो नगर होते हैं उनको कार्यों के आधार पर बांटा जाता है, जैसे धार्मिक नगर होते हैं, शैक्षिक नगर होते हैं, पर्यटन नगर होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो वर्गीकरण हैं वो नगरों के देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का जो विषय है हमारा वो मुख्य रूप से इन नगरों को जानना है कि भारत में जो नगर हैं वो कौन कौन सी श्रेणी के हैं और औद्योगिक नगर कौन से हैं, पर्यटन नगर कौन से हैं और इसी प्रकार सांस्कृतिक नगर कौन से हैं, शैक्षिक नगर कौन से हैं। तो ये सारे के सारे जो नगर हैं इनको आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो क्लास के अंदर। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप जरूर देखिए और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। ठीक है विद्यार्थियों। तो दोस्तों, आपको पता है विद्यार्थियों कि कोई भी जो नगर होता है वो किसी एक कार्य को करने में विशिष्ट होता है और नगरीय जो केंद्र होता है वो नगरीय केंद्र अपने जो लोग हैं, यानी कि नगर के अंदर जो निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी सेवा तो करता ही है नगर। इसके अलावा नगर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको भी पूरा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नगर के द्वारा किया जाता है। तो एक बात तो ये बात तो ध्यान रखनी है आपको कि नगर अपने निवासियों की सेवा तो करता ही है, इसके साथ में नगर अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे सेवा प्राप्त भी करता है और उनको सेवा प्रदान भी करता है। बहुत सारे जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, पता है कि वो सारे कहाँ पर, नगरों के अंदर कार्य करने के लिए जाते हैं, चाहे वो उद्योगों के अंदर कार्य करते हों, चाहे वो किसी अन्य सेवा सेक्टर के अंदर कार्य करते हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नगर होते हैं वो अनेक प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी सेवा प्रदान करते हैं और आंतरिक भाग के जो उसके निवासी हैं उनके लिए भी सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत सारे नगर ऐसे होते हैं जो किसी एक विशिष्ट कार्य की वजह से उनका विकास होता है और उसी विशिष्ट कार्य से उनकी पहचान होती है। तो उसी आधार पर हम इसको बांटते हैं नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। यानी कि जो नगर है वो किसी एक विशिष्ट कार्य को करने में क्या होता है, विशिष्ट होता है। ऐसा नगर क्या कहलाता है, ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट नगर या फिर प्रकार्यात्मक वर्गीकरण में उनको हम बांटते हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे नगर हैं हमारे जिनको हम इस प्रकार से हम बांट सकते हैं कार्यों के आधार पर। देखो, प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रमुख अथवा विशेषीकृत, ये कैसे है नगर है ये विद्यार्थियों, विशेषीकृत प्रकार्य मतलब विशेष प्रकार के जो कार्य हैं वो इन नगरों के अंदर किए जाते हैं। ठीक है। तो चाहे कोई शैक्षिक से संबंधित नगर है, यानी कि वहाँ पर शिक्षा से संबंधित कार्य ज़्यादा होता है, कोई चिकित्सा से संबंधित कार्य ज़्यादा होता है, कोई शहर ऐसा है जहाँ पर्यटन के उद्देश्य से लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, या फिर कई नगर ऐसे हैं जो औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित हुए हैं। बहुत सारे नगर ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से या खनन नगर के रूप में विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इनको अनेक प्रकारों में बांट सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से नगर हैं। और पहला ही नगर आपका कौन सा है भाई, प्रशासनिक नगर। कौन से नगर है ये, प्रशासनिक नगर है ये। तो प्रशासनिक नगर क्या होते हैं विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना है, इसकी परिभाषा याद रखनी है कि प्रशासनिक नगर हम किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से तो जो प्रशासनिक नगर हैं विद्यार्थियों, आपको पता है कि जहाँ पर राज्य का या किसी देश का प्रशासन से संबंधित जो कार्य है वो वहाँ पर किया जाता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो राज्यों की जो राजधानियाँ हैं वहाँ पर प्रशासन संबंधित कार्य किया जाता है। तो राज्यों की जो राजधानियाँ हैं वो सारी राजधानियाँ कौन से नगरों के उदाहरण हैं विद्यार्थियों, प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं। तो राज्यों की जो राजधानियाँ हैं या फिर देश की जो राजधानी है वो जो नगर है वो कौन सा नगर कहलाता है, प्रशासनिक नगर कहलाता है। देखो, प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को ही क्या कहते हैं हम, प्रशासन नगर कहते हैं।
तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। आपसे अगर छोटा प्रश्न पूछ ले कि प्रशासन नगर किसे कहते हैं, तो प्रशासन नगर जहाँ पर प्रशासनिक मुख्यालय है या प्रशासन से संबंधित जो कार्य किया जाता है, ऐसे नगर क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। और उदाहरण इसके जरूर आपने को लिखने हैं। उदाहरण इसके क्या हैं? जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल है, शिलांग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, ऐसे जयपुर है, गांधीनगर है, ठीक है, हैदराबाद है। तो ये जो शहर हैं, ये शहर क्या है? प्रशासनिक नगर हम इनको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का जो प्रशासन का जो कार्य है वो यहीं से किया जाता है, इसलिए इन नगरों को उसी नाम से जाना जाता है, प्रशासनिक नगरों के नाम से। ठीक है, तो ये उदाहरण जितने भी राज्यों की जो राजधानियाँ हैं वो सारे प्रशासनिक नगर के उदाहरण हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसके जो उदाहरण हैं वो आपको जरूर लिखने हैं अपने आंसर के अंदर, ताकि वो आंसर हमारा सही हो। ठीक है, तो अब दूसरा नगर देखते हैं अपन कौन सा है? औद्योगिक नगर। दूसरा नगर कौन सा है विद्यार्थियों? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सा स्पेशल कार्य किया जाएगा, विशेषीकृत कौन सा कार्य यहाँ पर किया जाएगा? उद्योगों से संबंधित कार्य किया जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो औद्योगिक नगर है तो मतलब उद्योग धंधे वहाँ पर ज्यादा लगे हुए होंगे, तो उन नगरों को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर। देखो, उद्योगों से जुड़े नगरों को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहते हैं। तो उद्योगों से जुड़े हुए जो नगर हैं वही क्या कहलाते हैं? औद्योगिक नगर कहलाते हैं। तो छोटा प्रश्न क्या पूछेगा कि औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? तो ऐसे नगर जो उद्योगों से जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर कहते हैं। और जो महत्वपूर्ण है इसमें वो इनके उदाहरण याद रखने अपने को, जैसे मुंबई है, मुंबई को औद्योगिक नगर। अच्छा, मुंबई औद्योगिक नगर भी है और आपको पता है प्रशासनिक नगर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो नगर है वो एक कार्य तो करने में विशिष्ट होता ही है, इसके अलावा अन्य कार्य भी वह करता है। ठीक है, जैसे मुंबई है औद्योगिक नगर भी है, ये प्रशासनिक नगर भी है, ऐसे पर्यटन नगर भी होगा ये मुंबई आपका, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो एक नगर अनेक विशिष्ट कार्यों को करता है। ठीक है, तो औद्योगिक नगर के उदाहरण में देख रहे हैं हम मुंबई, ऐसे ही सेलम, कोयम्बटूर, दोनों ही शहर कहाँ पर हैं? तमिलनाडु के अंदर है। सेलम भी तमिलनाडु में है और कोयम्बटूर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और मुंबई आपको पता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सेलम है, कोयम्बटूर है। मोदी नगर, ये मोदी नगर जो है ये कहाँ पर है विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश में है। मोदी नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये आपको अगर ये राज्य का नाम ध्यान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मोदी नगर का आप ध्यान रखना, ये कैसा नगर है? औद्योगिक नगर का ये उदाहरण है। ठीक है, जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है विद्यार्थियों? झारखंड में। ये भी ध्यान रख लेना आप, ये राज्यों के नाम से आप इनको आसानी से याद रख पाओगे। तो मोदी नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में। हुगली है, हुगली आपको पता है कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। हुगली ये पश्चिमी बंगाल में है। भिलाई, भिलाई कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर, सेलम और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। मोदी नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। हुगली पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही दुर्गापुर, दुर्गापुर भी कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, सिंदरी, बरौनी, बरौनी बिहार में है। ठीक है, तो ये कुछ नगरों के जो उदाहरण हैं, ये सारे के सारे नगर कौन से हैं? औद्योगिक नगर, यानी कि यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास ज्यादा हुआ है, इसलिए इन नगरों को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर कहते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण अपने को जरूर याद रखने। मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई है, दुर्गापुर है, सिंदरी है, बरौनी है। ये सारे के सारे नगर कौन से नगरों के उदाहरण हैं? औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कौन से नगरों की। तीसरा जो प्रकार है इसका कौन सा है? परिवहन नगर। यानी कि ये ऐसे नगर हैं जहां पर परिवहन के साधनों का विकास या परिवहन मार्गों का जाल यहां पर सघन पाया जाता है और परिवहन की दृष्टि से ये सुगम है। ये औद्योगिक ये जो नगर हैं ये परिवहन की दृष्टि से सुगम है। ऐसे नगरों को हम कौन से नगरों के रूप में जानते हैं? परिवहन नगरों के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, कौन? देखो, ये पतन नगर हैं, दो प्रकार के होते हैं ये पतन नगर और दूसरा कौन सा है? आंतरिक परिवहन की जो धुरियां हैं, आंतरिक परिवहन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण नगर है उनकी बात करेंगे। पहले तो कौन सा है? पतन नगर है। और आपको पता है पतन नगर मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि पतन नगर बंदरगाह जो क्षेत्र है, आपको पता है जब भारत के अंदर अंग्रेज आए थे
तो उनका जो उद्देश्य है विद्यार्थियों, वो उद्देश्य ही क्या था कि भारत से क्या करना है, व्यापार करना है। तो सबसे पहले उन्होंने कौन से शहरों को बसाया था, जो पर्यटन के जो आपके तटीय जो भागों के अंदर नगर थे उनको बसाया था, यानी कि तटीय बंदरगाहों को बसाया, ताकि यहाँ से सामान के जो आदान प्रदान है वो अपने देश के अंदर कर सके, क्योंकि उस समय जो परिवहन का साधन था विद्यार्थियों वो क्या था, समुद्री मार्ग था। इसलिए उनके द्वारा जो कौन से शहरों का निर्माण किया, पतन नगरों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये परिवहन नगरों में पतन नगर जो मुख्यतः किसके ऊपर निर्भर होते हैं, आयात और निर्यात कार्यों से संबंधित होते हैं। कौन से ऐसे नगर हैं जो पतन नगर के उदाहरण हैं, जैसे कांडला है, कोच्चि बंदरगाह है, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी बंदरगाह हैं, उन शहरों के नाम भी आप याद रख सकते हो। और ये जो बंदरगाह है, इन बंदरगाहों का तो नाम आपको याद रखना ही है। इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह भी है, और कौन सा है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, और भी जो बंदरगाह है, पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के जो भी बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से नगर हैं, ये पतन नगर कहलाते हैं। फिर आंतरिक परिवहन की जो धुरियाँ हैं, यानी कि आंतरिक परिवहन यहाँ पर अत्यधिक विकसित अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य जो मार्ग हैं, परिवहन के जो मार्ग हैं, वो सारे के सारे मार्गों का जो सघनतम जो जाल है वो इन नगरों में पाया जाता है। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, आंतरिक परिवहन की धुरियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इनको आंतरिक परिवहन की धुरियाँ कहते हैं। उदाहरण इनके ध्यान रखने हैं, 4 नाम दे रखे हैं अपने बुक के अंदर। पहला कौन सा है, धूलिया, दूसरा कौन सा है, मुगलसराय, तीसरा कौन सा है, इटारसी, और चौथा कौन सा है, कटनी। तो ये 4 शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कैसे हैं, ये परिवहन नगर के उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई परिवहन मुगलसराय किस प्रकार का नगर है, तो आपको क्या बताना है, परिवहन नगर है। आपसे पूछ ले कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो क्या बताना है, औद्योगिक नगर है। पूछ ले भिलाई कैसा नगर है, तो बताना है क्या, औद्योगिक नगर है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हम इस प्रकार से सही कर सकते हैं। धूलिया जो है, धूलिया कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना है। इटारसी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और कटनी कहाँ पर है, कटनी भी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो राज्यों का नाम भी आप याद रखना, ताकि ये आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए। विद्यार्थियों, याद करना इनको बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2-4 बार जब इनको देखोगे, नक्शे के अंदर जब आप इनको ढूंढोगे, आपकी जो एटलस है, एटलस में जब आप इनको ढूंढोगे, तो आपको ये जो शहर हैं ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो धूलिया है, मुगलसराय, इटारसी, कटनी और कोझिकोड, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कांडला, ये सारे के सारे नगर कैसे हैं, परिवहन नगर के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला जो नगर है वो कौन सा, वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त, यानी कि व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से ये क्या है, विशिष्ट है। यानी कि यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, और उसकी वजह से इन नगरों को विशिष्टता मिली हुई है, विशिष्टता प्राप्त है ये नगर। ऐसे शहर और नगरों को हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक नगर कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसके, क्या क्या उदाहरण है इसके, जैसे कोलकाता है, सहारनपुर, सहारनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। सतना, सतना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जो शहर हैं आपके वाणिज्यिक नगर कहलाते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक नगर के उदाहरण बताइए, तो कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है। और भी जो नगर है, अन्य नगर, जैसे महाराष्ट्र है, नई दिल्ली है, जयपुर है, ये भी इन नगरों के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वाणिज्य का कार्य तो किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये 3 तो याद रखने ही है, क्योंकि ये हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ याद है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, जहां पर वाणिज्य का कार्य होता है। ठीक है, तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, जहां पर व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहर आते हैं, ऐसे नगर वाणिज्य नगर कहलाते हैं। कोलकाता है, आपको पता है कोलकाता कहाँ पर है, सहारनपुर है, सतना, सतना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सहारनपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये किसके उदाहरण है, ये वाणिज्य नगर के उदाहरण। ठीक है, और हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा है, खनन नगर। खनन नगर नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर खनन जो कार्य है वो ज़्यादा किया जाता है, और खनन के रूप में ही इन क्षेत्रों का विकास हो रहा है, और धीरे धीरे वो नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, खनन नगर के नाम से जानते हैं। ये नगर खनन प्राप्ति क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। कौन से क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, खनन प्राप्ति क्षेत्र, यानी कि यहाँ से किसी न किसी खनिज को निकाला जाता है, और उसी खनिज के कारण से इन नगरों का धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, खनन नगर कहते हैं। उदाहरण आपके देखने हैं इसके, रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरौली है। तो ये नगर कैसे हैं विद्यार्थियों, ये खनन नगर के उदाहरण है। जैसे रानीगंज और झरिया, रानीगंज तो पश्चिम बंगाल में है, झरिया कहाँ पर है, झारखंड में है,
ठीक है। तो यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर नगर विकसित हो गया। तो ऐसा नगर क्या कहलाता है? खनन नगर कहलाता है। तो रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। ये भी याद रखना है, झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल। झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिमी बंगाल। कोयला निकलता है यहाँ। आगे के जो चैप्टर आएंगे हमारे उनके अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। डिगबोई, डिगबोई कहाँ पर है? असम के अंदर है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये गुजरात के अंदर है। तो डिगबोई और अंकलेश्वर दोनों ही जगहों से क्या पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, तो ये पेट्रोलियम के खनन की वजह से यहाँ पर नगरों का विकास हो गया है। तो कैसे हैं ये? खनन नगर। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये प्रमुख नगर जो हैं, ये इनका जो विकास है वो खनन प्राप्ति क्षेत्रों के रूप में हुआ है। इसलिए इन नगरों को हम क्या कहते हैं? खनन नगर के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न दे दे कि अंकलेश्वर, रानीगंज, झरिया ये किस प्रकार के नगर हैं, तो विद्यार्थियों कैसे नगर हैं? ये खनन नगर है। कैसे नगर हैं? ये खनन नगर हैं। सहारनपुर, सतना, कोलकाता ये कैसे नगर हैं? ये वाणिज्यिक नगर हैं। और धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी ये कैसे नगर हैं? परिवहन नगर के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। फिर आगे देखो क्या है नेक्स्ट हमारा कौन सा है? गैरिसन, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? छावनी नगर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है। जैसे गैरिसन नगर मतलब ये सैनिक कार्यों से संबंधित है। सैनिकों की जो छावनियाँ होती थी, सैनिकों की जो टुकड़ियाँ होती थी, उनको इन क्षेत्रों के अंदर रखा जाता था और उसके आसपास इन नगरों का विकास हो जाता। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? गैरिसन नगर, या फिर इनको क्या कहते हैं? हम छावनी नगर के नाम से जानते हैं। तो भारत के अंदर कौन से नगर हैं जो गैरिसन या छावनी नगर के रूप में विकसित हुए हैं? तो उनके उदाहरण याद रखना अपने को। अंबाला है, जालंधर है, महू, बबीना, उधमपुर ये सारे के सारे नगर किसके उदाहरण हैं? गैरिसन या छावनी नगर के उदाहरण। तो छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। छोटा प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ दे कि गैरिसन या छावनी नगर क्या होते हैं, तो बताइए आप। तो क्या होते हैं? इन नगरों का जो उदय है वो गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई? अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। कौन से हैं? अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। कौन से नगरों के उदाहरण है ये? गैरिसन या छावनी नगरों के उदाहरण है। कौन से नगरों के उदाहरण है विद्यार्थियों? गैरिसन या छावनी नगरों के उदाहरण है अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर। रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली कैसे नगरों के उदाहरण है? खनन नगर। कैसे नगर है विद्यार्थियों? ये खनन नगर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। कौन से नगर है ये? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। नाम से स्पष्ट है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो नगर हैं, यानी कि यहाँ पर धार्मिक जो कार्य हैं या किसी कोई मंदिर हो सकता है, किसी धर्म विशेष का कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नगरों को हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो देखो उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मथुरा, मथुरा भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर धार्मिक नगरी है, ठीक है। वाराणसी और मथुरा दोनों ही धार्मिक नगरियाँ हैं, है ना। और धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक जो लोग हैं यहाँ पर पर्यटन के लिए भी जाते हैं। और इन नगरों का विकास भी इन्हीं के कारण से हुआ है। अमृतसर आपको पता है कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में, जहाँ स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण टेम्पल की वजह से फेमस है। और अमृतसर जो शहर है वो कैसा नगर है? धार्मिक नगर का उदाहरण है। मदुरई, मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथपुरी है ना, सूर्य मंदिर है पुरी के अंदर। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। तो इसका जो विकास है किस कारण से हुआ है? धार्मिक नगर के कारण से हुआ है। अजमेर, अजमेर आपको कहाँ है? राजस्थान में। पुष्कर भी राजस्थान में है। हरिद्वार है, उज्जैन है। ये सारे के सारे जो नगर हैं, इन नगरों का विकास जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों के रूप में हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों। तो कौन से नगर हैं ये? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो आपसे पूछ ले कि 4 धार्मिक या सांस्कृतिक नगरों के नाम लिखिए, तो आप वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है। पुष्कर में आपको पता है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो इसी वजह से धार्मिक नगर है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट जो नगर का उदाहरण है हमारे पास में वो कौन सा है? शैक्षिक नगर। तो शैक्षिक कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं ये। कौन से केंद्रों के रूप में? शिक्षा केंद्रों के रूप में, यानी कि शैक्षिक दृष्टि से जो संबंधित जो कार्य हैं या शिक्षा जो केंद्र है उसके रूप में ये नगर विकसित हुए हैं। जैसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी। पिलानी तो आपको याद रखना ही रखना है। पिलानी कहाँ पर है भाई? राजस्थान में, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। तो पिलानी राजस्थान के अंदर है। इलाहाबाद है, अलीगढ़ है, वाराणसी है, रुड़की है, हमारा जयपुर भी है, कोटा है,
कोटा आपको पता है शिक्षा नगरी है, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो पिलानी है, कोटा है, जयपुर भी शिक्षा नगरी मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, कोटा में, पिलानी में। ऐसे रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़, इलाहाबाद, इन सारे नगरों को हम कौन से नगर कहते हैं? शैक्षिक नगर कहते हैं, जो शिक्षा केंद्र के रूप में ये विकसित हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन पर्यटन नगर। पर्यटन नगर कौन से हैं भाई? नैनीताल है, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, यानी कि ऐसे नगर जहाँ पर लोग आनंद और प्रमोद के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। शीतकालीन की छुट्टियाँ हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, उनके अंदर घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे जो नगर हैं उन नगरों को हम क्या कहते हैं? पर्यटन नगर कहते हैं। तो आपको पता है नैनीताल है, मसूरी है, दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है। हिल स्टेशन भी कहते हैं इनको, हिल स्टेशन है, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं लोग। ऐसे ही शिमला है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है शिमला। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, बड़ा ही शानदार स्थान है ना। आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी घूम के आइए। और जो परीक्षा का जो तनाव है, परीक्षा देने के बाद में आप आराम से, गर्मियों की जो छुट्टियां आएंगी हमारी, उसके अंदर ऐसे नगरों के अंदर आप भी कहीं ना कहीं घूम के आइएगा, है ना। क्योंकि पेपर तो हमारा अच्छा हो गई, क्योंकि हम बड़े शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर तो आपका अच्छा हो गई, तो पेपर के साथ में, पेपर के बाद में हम आराम से इनमें से किसी स्थान के ऊपर आराम से घूम करके आ सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं जोधपुर, पता है आपको राजस्थान में ही है। जैसलमेर जो है, शीतकालीन जो छुट्टियां आती हैं, शीतकालीन छुट्टियों में यहाँ पर जैसलमेर के अंदर रेत के धोरे देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसलमेर का जो विकास है वो पर्यटन नगर के रूप में हुआ है। माउंट आबू आपको पता है राजस्थान का हिल स्टेशन है। माउंट आबू कहाँ पर है? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है माउंट आबू कौन से जिले के अंदर है, ठीक है। ऊटी जो शहर है तमिलनाडु के अंदर, ये भी पर्यटन शहर है और हिल स्टेशन के रूप में है, पहाड़ी के ऊपरी भाग में है। तो ये जो शहर है ये भी क्या है? पर्यटन नगर है, ठीक है। तो ये नैनीताल है, मसूरी है, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ऊटी, ये सारे के सारे नगर कौन से नगरों के उदाहरण है? ये पर्यटन नगरों के उदाहरण है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रकार्यात्मक या कार्यों के आधार पर, विशेषीकृत कार्यों के आधार पर नगरों को हम अनेक प्रकारों से वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण हमने देखे, प्रशासनिक नगर है, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, गैरिसन नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। इनके जो उदाहरण हैं हमारे लिए, उदाहरण इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा, जैसे मोदी नगर दे दिया तो मोदी नगर के बारे में पूछे, मोदी नगर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? मोदी नगर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? और ऑप्शन में हमें दे दे वाणिज्यिक नगर है, परिवहन नगर है, औद्योगिक नगर है, प्रशासनिक नगर है। तो विद्यार्थियों किस प्रकार का नगर है मोदी नगर? आपको पता है ये कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई मिलान वाला जो प्रश्न है वो भी हमसे पूछा जा सकता है। मिलान वाला प्रश्न जैसे 4 शहरों के नाम दे दिए और 4 प्रकार के जो नगर हैं उनके नाम दे दिए, आपस में मैच करने वाला जो प्रश्न है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्नों से संबंधित जो बात है, प्रश्न कैसे इसमें से पूछा जा सकता है, प्रश्नों से संबंधित जो बात है वो एक हम अलग वीडियो में लेकर के आएंगे और उसके अंदर आपको प्रश्नों से संबंधित जो बातें हैं वो उसके अंदर सारी हमारी हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक लास्ट में जो बिंदु है, विशेषीकृत नगर भी बहुप्रकार्यात्मक नगर कौन से होते हैं? यानी कि ये तो एक कार्य को करने में विशेषीकृत है, मतलब प्रमुख रूप से एक कार्य को विशेषीकृत है ये कार्य को करने में। लेकिन ये जो नगर है ये धीरे धीरे, जैसे मान लो एक नगर डेवलप हुआ है तो उस नगर के अंदर धीरे धीरे अन्य जो कार्य हैं वो भी धीरे धीरे होने लग जाते हैं। यानी कि एक कार्य से वो बहुप्रकार्यात्मक हो जाता है ना। प्रकार्यात्मक से वो क्या हो जाता है? बहुप्रकार्यात्मक, यानी कि एक से ज़्यादा उस नगर के अंदर कार्य किए जाने लगते हैं। यानी कि जैसे कोई प्रशासनिक नगर है तो प्रशासनिक नगर में कोई उद्योग धंधा लग गया तो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो गया, वो वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हो गया, है ना। वो आपके धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हो गया, शैक्षिक नगर में भी विकसित हो गया, पर्यटन नगर भी हो सकता है वो। जैसे हम बात करें जयपुर की बात करें तो जयपुर आपका प्रशासनिक नगर भी है और औद्योगिक नगर भी है, क्योंकि जयपुर में बहुत बड़े ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, तो औद्योगिक नगर भी है ना। परिवहन नगर भी है, रेल मार्ग भी है, सड़क मार्ग भी है और आपके वायु मार्ग भी है, सारे के सारे मार्ग हैं इसके अंदर, तो परिवहन नगर का भी उदाहरण है। वाणिज्यिक नगर तो है ही,
जो आयात ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो कार्य है वो भी वहाँ पर किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जो नगर होता है वो समय बढ़ने के साथ में जैसे जैसे उसमें जनसंख्या बढ़ती जाती है तो वो एक कार्य के अलावा भी अन्य जो कार्य हैं उनको भी वह नगर करने लगता है। तो ऐसा नगर क्या कहलाता है? बहुप्रकार्यात्मक नगर कहलाता है। वहाँ व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन के जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन नगरों को हम बहुप्रकार्यात्मक नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो आज का जो बिंदु है हमारा ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है वीडियो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि जो आने वाले जो वीडियो हैं वो भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकें और आपकी जो भूगोल की जो तैयारी जो कर रहे हो आप उस भूगोल की तैयारी को बहुत ही अच्छे प्रकार से हम कर सकें और जो हमने जो टारगेट लिया है 90+ नंबरों का, उस 90+ के नंबरों को जो टारगेट है उसको बड़े ही आसानी से सफलतापूर्वक हम उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इन नगरों को आप याद रखना। आप 2-4 बार जब आप इन नगरों को आप पढ़ोगे और मैप के अंदर आप देखोगे एटलस के अंदर तो बहुत सारे नगर जो हैं वो आपके याद हो जाएंगे। और ये ऐसे नगर हैं जो आपको बार बार आपको याद करने हैं और बार बार ये जीवन के अंदर काम आएंगे ये नगर। जब तक हम परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे, कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे तो इन नगरों के संबंध में हमसे बार बार हमसे पूछा जाता रहेगा। जो मेरे साथी स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन नगरों के बारे में याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो चैप्टर था हमारा दूसरा अध्याय मानव बस्तियाँ, ये मानव बस्तियों वाला जो चैप्टर है इसी क्लास के साथ में हमारा क्या होता है कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे प्रश्न उत्तरों से संबंधित कि प्रश्न उत्तरों को कैसे हम तैयार करें और कैसे इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस ये हमारी जो क्लासें हैं 5-6 क्लासें हो गई इस चैप्टर से संबंधित, तो बहुत अच्छे से हमने बारीकी से अध्ययन किया है इन सब का। तो आगे भी हम इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। आप बस चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं आज के क्लास के बाद जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित जो क्लास है उसमें हम मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें।